वेलकम टू 99 बुक्स। हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेस्टिंग बुक के बारे में जो डेकेड से पॉपुलर है, ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट बाय बर्टन जी मल्कियल। इस बुक का पहला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दो की थियरीज को डिस्कस करता है जो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए उसकी जाती हैं। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। पार्ट 1, फर्म फाउंडेशन थियरी। सबसे पहले बात करते हैं फर्म फाउंडेशन थियरी के बारे में। इसका बेसिक फंडा ये है कि हर स्टॉक या एसेट का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, मतलब ये कि कंपनी के अर्निंग्स, डिविडेंड्स और ग्रोथ पोटेंशियल को देख के हम उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, रेगुलरली डिविडेंड्स दे रही है और फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो उसकी स्टॉक का प्राइस भी स्टेबल और स्टेडी बढ़ना चाहिए। इन्वेस्टर्स को तब स्टॉक खरीदना चाहिए जब ये मार्केट में अंडरप्राइस्ड हो, यानी मार्केट प्राइस उसके रियल वैल्यू से कम हो, और जब प्राइस हाई हो, मतलब स्टॉक ओवरप्राइस्ड है, तब बेच देना चाहिए। वॉरेन बफेट का फेमस स्ट्रैटेजी भी यही है। एक तरह से यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे सॉलिड अप्रोच है। यू आर लुकिंग फॉर वैल्यू, नॉट हाइप। पार्ट 4, द टेक अवे, इन्वेस्टिंग vs स्पेक्यूलेटिंग। सो इन शॉर्ट, मल्कील हमें बताता है कि दो तरीके हैं मार्केट को समझने के लिए। एक रैशनल अप्रोच जिसमें आप स्टॉक की ट्रू वैल्यू देख के इन्वेस्ट करते हो, फर्म फाउंडेशन थियरी, और दूसरा स्पेक्यूलेटिव अप्रोच जिसमें आप मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग चलते हो, कासल्स इन द एयर थियरी। लेकिन यह चैप्टर एक चीज़ क्लियरली समझाता है, शॉर्ट टर्म में आप मार्केट स्विंग्स से प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए। स्पेक्यूलेटिव मेनिया या बबल्स लॉन्ग टर्म में आपको हर्ट कर सकते हैं। थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्पेक्यूलेटर। सो गाइज, इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म थ्रिल्स ज़रूर होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ जाना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट में हमेशा रैशनल और इर्रेशनल फोर्सेस दोनों होते हैं, बट आपको अपना फोकस फर्म फाउंडेशन पे रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आप किस तरह इन्वेस्ट करते हो। आर यू अ फर्म फाउंडेशन इन्वेस्टर या एक कैसल इन द एयर बिल्डर? लेट मी नो। पार्ट 2, कासल्स इन द एयर थियरी। ए फ्लैट चलते हैं दूसरी थियरी पे, कासल्स इन द एयर थियरी। ये एक स्पेक्यूलेटिव अप्रोच है जिसमें इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं मार्केट के मूड पे इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कंपनी फंडामेंटल्स। इस थियरी का एसेंस ये है कि लोग प्राइसेस टैब तक बढ़ने की उम्मीद करते हैं जब तक कोई और उससे हायर प्राइस पे खरीदने को रेडी हो। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से ज़्यादा फूल बनने का इंतज़ार करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर्स उससे खरीदने लगते हैं, चाहे कंपनी के फंडामेंटल्स वीक क्यों ना हो। They're basically building castles in the air, imagining high profits बिना किसी सॉलिड बेस के। तो यह थियरी ज़्यादा फोकस करता है शॉर्ट टर्म गेन्स पे, और इसमें मार्केट साइकोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, यानी पब्लिक का मूड कैसा है, लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस यूएसएस डायरेक्शन में फ्लो करना। पार्ट 3, बबल्स एंड स्पेक्यूलेटिव मेनिया। जब लोग एक्सेसिवली स्पेक्यूलेट करते हैं तो कभी कभी मार्केट बबल्स क्रिएट होते हैं। मार्केट में प्राइसेस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के बाहर निकल जाती हैं, एंड एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय हाइप, इमोशन और फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको स्पेक्यूलेटिव बबल कहते हैं। इस बुक में मल्कील एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देता है, ट्यूलिप मेनिया। 17th सेंचुरी में हॉलैंड में लोग ट्यूलिप्स के बल्ब्स के ऊपर इतना ज़्यादा स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि प्राइसेस अब्सर्डली हाई हो गई थी।
ट्यूलिप बल्ब्स की प्राइस इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपना घर जमीन तक बेच के इन्वेस्ट कर रहे द ट्यूलिप्स में। लेकिन जब बबल बर्स्ट हुआ तो मार्केट क्रैश कर गया और लोगों ने अपने सब कुछ खो दिया। ट्यूलिप बबल काफी क्रेजी था। यही होता है जब मार्केट में रियलिटी और हाइप के बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब बबल बर्स्ट होता है तो प्राइसेस क्रैश करते हैं और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स लूज करते हैं। पार्ट 4 द टेक अवे इन्वेस्टिंग vs स्पेक्यूलेटिंग। सो इन शॉर्ट, मलकील हमें बताता है कि दो तरीके हैं मार्केट को समझने के लिए, एक रैशनल अप्रोच जिसमें आप स्टॉक की ट्रू वैल्यू देख के इन्वेस्ट करते हो, फर्म फाउंडेशन थियरी, और दूसरा स्पेक्यूलेटिव अप्रोच जिसमें आप मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग चलते हो, कासल्स इन द एयर थियरी। लेकिन यह चैप्टर एक चीज क्लियरली समझाता है, शॉर्ट टर्म में आप मार्केट स्विंग्स से प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए। स्पेक्यूलेटिव मेनिया या बबल्स लॉन्ग टर्म में आपको हट कर सकते हैं। थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्पेक्यूलेटर। सो गाइज, इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म थ्रिल्स जरूर होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ जाना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट में हमेशा रैशनल और इर्रेशनल फोर्सेस दोनों होते हैं, बट आपको अपना फोकस फर्म फाउंडेशन पे रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आप किस तरह इन्वेस्ट करते हो। आर यू अ फर्म फाउंडेशन इन्वेस्टर या एक कैसल इन द एयर बिल्डर? लेट मी नो। हे गाइज, वेलकम बैक टू 99 बुक्स। आज हम डिस्कस करेंगे अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट के चैप्टर 5 को, जिसका टाइटल है द कासल्स इन द एयर थियरी। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट्स के स्पेक्यूलेटिव नेचर को एक्सप्लोर करता है। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट के स्पेक्यूलेटिव बबल्स और हर्ड मेंटालिटी समझना है, यह वीडियो ज़रूर देखो। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 व्हाट इज़ द कासल्स इन द एयर थियरी? तो गाइज, सबसे पहले समझते हैं कासल्स इन द एयर थियरी क्या है। यह थियरी कहती है कि कई लोग स्टॉक्स को इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे लोग फ्यूचर में ज़्यादा हाई प्राइस पे बाय करेंगे, यानी स्टॉक की करंट वैल्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि दूसरे इन्वेस्टर्स उस स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं। कासल्स इन द एयर थियरी इक्वल स्टॉक्स खरीदना होपिंग दूसरे लोग उससे और हाई प्राइस पे बाय करेंगे। इस थियरी का नाम आया है फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स के एक एनालॉजी से, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई बार स्टॉक मार्केट में लोग हवा में कासल्स बना लेते हैं, यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इन्वेस्टर्स स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा उससे रिलेटेड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे फोकस करते हैं। पार्ट 2 द साइकोलॉजी बिहाइंड इट ए फ्लैट। थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मलकील कहते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर स्टॉक मार्केट को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि कोई स्टॉक पॉपुलर होते जा रहा है, तो वो स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हैं बिना उसकी ट्रू वैल्यू समझे। हर्ड मेंटालिटी एंड फोमो स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट कर सकते हैं। ये एक तरह का हर्ड मेंटालिटी होता है, जहां लोग दूसरे लोगों को देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। कई बार मार्केट में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर वो अभी स्टॉक नहीं खरीदते तो वो फ्यूचर में बड़े गेन्स मिस कर देंगे। पार्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेक्यूलेटिव बबल्स। चैप्टर 5 में मलकील कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं जो इस स्पेक्यूलेटिव बिहेवियर को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्यूलिप मेनिया। 17th सेंचुरी में नीदरलैंड्स में लोग ट्यूलिप बल्ब्स को गोल्ड के दाम पे खरीद रहे दी। ट्यूलिप का प्राइस इतना इन्फ्लेट हो गया था कि लोग सोच रहे थे कि प्राइस और बढ़ता ही रहेगा।
लेकिन फिर एक दिन वो बबल बर्स्ट हो गया और प्राइसेस क्रैश कर गए। .com बबल 1990s में लोगों को लगता था कि इंटरनेट बेस्ड कंपनीज फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होने वाली हैं। इन्वेस्टर्स ने ब्लाइंडली इंटरनेट स्टार्टअप्स में पैसा डालना शुरू कर दिया, बिना कंपनीज के रियल अर्निंग्स या प्रॉफिट्स को देखे। एंड रिजल्ट 2000 में बबल बर्स्ट और कई कंपनीज का प्राइस कोलैप्स हो गया। स्पेक्यूलेटिव बबल्स कैन बर्स्ट। ट्यूलिप मेनिया .com बबल यह एग्जाम्पल्स बताते हैं कि जब स्टॉक प्राइसेस इरैशनली हाई हो जाते हैं ड्यू टू स्पेक्यूलेशन, तो एक पॉइंट आता है जहां बबल बर्स्ट हो जाता है और लोगों का बहुत लॉस हो सकता है। पार्ट 4 केन्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट एनालॉजीज थियरी को समझने के लिए जॉन मेनार्ड केन्स का फेमस ब्यूटी कॉन्टेस्ट एनालॉजी काफ़ी यूज़फुल है। केन्स ने कहा था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग ऐसे है जैसे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसमें जजेस को सबसे ब्यूटीफुल फेस चूज नहीं करना होता, बल्कि उन्हें ये प्रेडिक्ट करना होता है कि बाकी जजेस किस फेस को चूज करेंगे। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक्स की वैल्यू कम या ज़्यादा होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि दूसरे इन्वेस्टर्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इन्वेस्टर्स बस ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ मूव करेगा, बिना स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू समझे। इन्वेस्टिंग इज लाइक अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, प्रिडिक्ट व्हाट अदर्स विल चूज। पार्ट 5 द ग्रेटर फूल थियरी। मल्कील ने एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसे ग्रेटर फूल थियरी कहते हैं। इस थियरी कहते हैं कि अगर आप कोई ओवरप्राइस्ड स्टॉक खरीद भी लो, तो आपको बस ये होप करना है कि आपसे बड़ा फूल मिले जो आपके बड़े प्राइस पे वो स्टॉक खरीद ले। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर कोई और फूल नहीं मिला तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये वही पॉइंट होता है जहां बबल्स बर्स्ट करते हैं और लोगों के इन्वेस्टमेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं। Greater Fool Theory, Don't be the last fool. Part 6 When speculation goes wrong. A flat question ये आता है कि speculation इतना dangerous क्यों हो सकता है। मल्कील कहते हैं कि जब लोग speculation करते हैं तो वो स्टॉक्स को उनकी रियल वैल्यू के बेसिस पे नहीं खरीदते, बल्कि मार्केट सेंटिमेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे सेंटिमेंट शिफ्ट होता है, वैसे वैसे स्टॉक प्राइसेस क्रैश भी कर सकते हैं। स्पेक्यूलेटिव मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, और जब बबल बर्स्ट होता है तो इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़ा लॉस फेस करते हैं। मल्कील सजेस्ट करते हैं कि आपको स्पेक्यूलेटिव बबल्स से दूर रहना चाहिए और स्टॉक्स की ट्रू वैल्यू पे फोकस करना चाहिए, रादर देन मार्केट हाइप पे। पार्ट 7 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग vs स्पेक्यूलेशन। तो गाइज, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको स्पेक्यूलेशन से दूर रहना चाहिए। मल्कील कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़्यादा स्टेबल और प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि ये कंपनी की रियल वैल्यू पे बेस्ड होती है, ना कि हर्ड मेंटालिटी पे। यह चैप्टर हमें ये सिखाता है कि मार्केट बबल्स और स्पेक्यूलेशन कभी एक्साइटिंग लग सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए और स्पेक्यूलेशन के हाइप से बचे रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। कंक्लूजन, द लेसन फ्रॉम कासल्स इन द एयर। सो गाइज, ये था चैप्टर 5 का समरी, द कासल्स इन द एयर थियरी। यह थियरी हमें ये समझाती है कि स्पेक्यूलेशन और बबल्स शॉर्ट टर्म में मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एंड में फंडामेंटल्स हाई सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करो। आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन रिस्की है या फ़ायदेमंद? लेट्स डिस्कस इट बिलो। Hey guys, welcome back to 99 Books.
जहां हम आपको बेस्ट फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स का समरी लाते हैं। आज हम कवर करेंगे अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट का चैप्टर 6, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बीच का वो। अगर आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा अप्रोच बेटर है, चार्ट्स देखना या कंपनी की नंबर्स एनालिसिस करना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। लेट्स डाइव इन। पार्ट 1, टेक्निकल एनालिसिस, द चार्टिस्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। इस अप्रोच को फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स को चार्टिस्ट्स या टेक्निकल एनालिस्ट्स कहते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट्स का मानना है कि आप स्टॉक प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हो बस चार्ट्स और हिस्टोरिकल डाटा को देख के। ये लोग मानते हैं कि पास्ट प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम की पैटर्न्स देखने से आप मार्केट के फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इनका बिलीफ ये होता है कि मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करता है और जो पैटर्न्स पास्ट में काम किए हैं वो फ्यूचर में भी रिपीट होंगे। टेक्निकल एनालिसिस इक्वल्स प्राइस ट्रेंड्स और चार्ट्स के थ्रू प्रिडिक्ट करना। टेक्निकल एनालिस्ट्स कहते हैं कि आपको कंपनी की फंडामेंटल्स या फाइनेंशियल्स पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है और यूएस बेसिस पर आप एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हो। पार्ट 2, पॉपुलर टूल्स इन टेक्निकल एनालिसिस। फ्लैट देखते हैं कुछ कॉमन टूल्स जो टेक्निकल एनालिस्ट्स यूज़ करते हैं। पहला है मूविंग एवरेजेस, जहां आप स्टॉक प्राइसेस के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एवरेजेस को कंपेयर करते हो। जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज को क्रॉस करता है तो ये एक बाय सिग्नल होता है। फिर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। यह लेवल्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां स्टॉक प्राइस रिपीटेडली रुकता है या बाउंस करता है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां स्टॉक की प्राइस नीचे गिरना बंद होती है और रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां प्राइस ऊपर जाने में स्ट्रगल करती है। मूविंग एवरेजेस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स इक्वल्स की इंडिकेटर्स इन टेक्निकल एनालिसिस। चार्टिस्ट्स मानते हैं कि ये पैटर्न्स और लेवल्स मार्केट में आने वाले ट्रेंड्स का एक अच्छा इंडिकेशन देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये स्ट्रैटेजी क्या हमेशा काम करती है? मल्कियल इस पे थोड़ा डाउट रखते हैं। पार्ट 3, फंडामेंटल एनालिसिस, द नंबर्स गेम। फ्लैट बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिस्ट्स का बिलीफ बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये लोग स्टॉक्स को कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ के बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं। इस अप्रोच में आप कंपनी के अर्निंग्स, डिविडेंड्स, ग्रोथ रेट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और मैनेजमेंट टीम को एनालाइज करते हो। इनका मानना है कि अगर कंपनी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो उसका स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। फंडामेंटल एनालिसिस इक्वल्स कंपनी के फाइनेंशियल्स पे फोकस करो। इस एनालिसिस के लिए कॉमन टूल्स होते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, PE, डिविडेंड यील्ड्स और अर्निंग्स ग्रोथ रेट। फंडामेंटल एनालिस्ट्स मानते हैं कि अगर कंपनी का ट्रू वैल्यू उसके करंट स्टॉक प्राइस से ज़्यादा है तो वो स्टॉक अंडरवैल्यूड है और उससे बाय करना चाहिए। पार्ट 4, द डिबेट, हूज़ राइट। अब सवाल ये आता है कि कौन सही है, टेक्निकल एनालिस्ट्स या फंडामेंटल एनालिस्ट्स? मल्कील का मानना है कि दोनों अप्रोचेस अपने अपने तरीके से फ्लॉड हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट मल्कील ये पॉइंट उठाते हैं कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स रैंडम होते हैं। पास्ट के प्राइस पैटर्न्स फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक प्राइसेस बहुत अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम फैक्टर्स पे बेस्ड होती हैं। स्टॉक मार्केट रैंडम है, पास्ट ट्रेंड्स हमेशा फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मल्कील का व्यू पॉइंट ये है कि इवन दो कंपनी के फाइनेंशियल्स
इम्पॉर्टेंट हैं। मार्केट कभी कभी रैशनली एक्ट नहीं करता। एक स्टॉक का प्राइस कभी कभी उसकी रियल वैल्यू से काफ़ी ऊपर या नीचे हो सकता है ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट, स्पेक्यूलेशन या मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स। पार्ट 5, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH। मल्कील ने एक इंटरेस्टिंग थियरी इंट्रोड्यूस की है जिसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या EMH कहते हैं। इस थियरी का सिंपल मीनिंग यह है कि मार्केट हमेशा इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो स्टॉक प्राइसेस में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। इस वजह से आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करके कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट नहीं कर सकते। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH इक्वल्स मार्केट हमेशा इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है अगर EMH सही है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस करो या फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों अप्रोचेस फेल हो सकती हैं मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करने में। मार्केट रैंडमली मूव करता है और कोई भी गारंटीड स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको हमेशा प्रॉफिट दे सके। पार्ट 6, द रैंडम वॉक थियरी। मल्कील ने इस चैप्टर में अपनी फेमस रैंडम वॉक थियरी को भी एक्सप्लेन किया। उनका कहना है कि स्टॉक प्राइसेस एक रैंडम पाथ फॉलो करती हैं, यानी कि उन्हें प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। स्टॉक प्राइसेस पे हर दिन नए इंफॉर्मेशन का असर होता है और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं बनता। रैंडम वॉक थियरी इक्वल स्टॉक प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इसका इम्प्लिकेशन ये है कि कोई भी इन्वेस्टर जो चार्ट पैटर्न्स या कंपनी फंडामेंटल्स पे रिलाई कर रहा है वो शायद लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट नहीं कर पाएगा। पार्ट 7, द रोल ऑफ लक। इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मल्कील रेस करते हैं वो है लक का रोल। कई इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो कंसिस्टेंटली बेटर स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हों। कई बार सक्सेस लक का भी रिजल्ट होता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म में। सक्सेस इन द मार्केट कैन समटाइम्स बी लक, नॉट स्किल। अगर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी कभी लक के बेसिस पे भी प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच रिस्की है। पार्ट 8, मॉकियल्स एडवाइस, इंडेक्स फंड्स। तो मल्कील का क्या कंक्लूजन है? उनका सजेशन है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बीट द मार्केट यूजिंग टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस, आपको अपना पैसा इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड्स एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहां आप मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को फॉलो करते हो रादर देन स्पेसिफिक स्टॉक्स को पिक करना। मल्कील कहते हैं कि क्योंकि मार्केट हमेशा रैंडम और एफिशिएंट होता है, इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ऑप्शन होते हैं फॉर कंसिस्टेंट रिटर्न्स। इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न्स। कंक्लूजन, टेक्निकल vs फंडामेंटल एनालिसिस। सो गाइज, ये था रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट के चैप्टर 6 का समरी। इस चैप्टर ने हमें बताया कि चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस करो या फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों अप्रोचेस फ्लॉड हो सकती हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहिए तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। चार्ट्स फॉलो करते हो या फंडामेंटल्स पे फोकस करते हो? लेट्स टॉक इन द कमेंट्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू 99 बुक्स, जहां हम डिस्कस करते हैं दुनिया की बेस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टिंग बुक्स को। आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्टन जी मल्कील की बुक रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट और बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में। इस चैप्टर का टाइटल है द फर्म फाउंडेशन थियरी ऑफ स्टॉक प्राइसेस। यह चैप्टर स्टॉक प्राइसेस का एक और पर्सपेक्टिव बताता है जो शायद ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगता है अन इन्वेस्टर्स के
लिए जो लॉन्ग टर्म वैल्यू को फोकस करते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। पार्ट 1, व्हाट इज द फर्म फाउंडेशन थियरी? तो सबसे पहले समझते हैं फर्म फाउंडेशन थियरी क्या होती है। इस थियरी के अकॉर्डिंग हर एक स्टॉक की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो उसकी अर्निंग्स, डिविडेंड्स, ग्रोथ रेट और अदर फंडामेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इस थियरी को सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि मार्केट प्राइसेस कभी कभी फ्लक्चुएट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस उसके रियल वैल्यू के आसपास ही जाती है। फर्म फाउंडेशन थियरी इक्वल स्टॉक की ट्रू वैल्यू उसके अर्निंग्स और ग्रोथ पे डिपेंड करती है, यानी अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान से स्टडी करते हो और उसकी एक्चुअल वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हो तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। यह थियरी स्टॉक मार्केट को स्पेक्यूलेट करने के लिए नहीं, बल्कि रियल वैल्यू पे बेस करके इन्वेस्ट करने का तरीका बताती है। पार्ट 2, कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू। ए फ्लैट क्वेश्चन आता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। फर्म फाउंडेशन थियरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फ्यूचर डिविडेंड्स और अर्निंग्स पे डिपेंड करती है। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और डिविडेंड्स दे रही है तो उसका स्टॉक लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर डिविडेंड्स प्लस अर्निंग्स प्रेडिक्शंस। एक कॉमन टेक्निक जो इस थियरी में यूज होती है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) एनालिसिस। इस टेक्निक में आप फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकलते हो ताकि आपको पता चले कि स्टॉक आज के दिन में कितना वर्थ है। यह एनालिसिस सिंपल नहीं होता, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल होता है। पार्ट 3, बेंजामिन ग्राहम एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। मलखियल इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम का भी जिक्र करते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर माने जाते हैं। ग्राहम ने कहा था कि स्टॉक प्राइसेस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच डिफरेंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। उनका फॉर्मूला सिंपल था, बाय लो एंड सेल हाई। लेकिन इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ने किसी स्टॉक को अंडरवैल्यू किया है तो उससे बाय करो और जब प्राइस बढ़ेगा टैब सेल करके प्रॉफिट कमाओ। बेंजामिन ग्राहम्स वैल्यू इन्वेस्टिंग बाय लो सेल हाई इस अप्रोच में स्पेक्यूलेटिव बिहेवियर या हर्ड मेंटालिटी नहीं होती। ये एक डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जिसमें आप कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करते हो। पार्ट 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिविडेंड्स। इस थियरी का एक और की एलिमेंट होता है डिविडेंड्स। मलकील कहते हैं कि डिविडेंड्स लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का एक मेजर पार्ट होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी रेगुलरली अच्छा डिविडेंड पे कर रही है तो उसका स्टॉक ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल होता है। डिविडेंड्स इक्वल स्टेबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म वैल्यू। कई लोग स्टॉक प्राइस एप्रिशिएशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मलकील और फर्म फाउंडेशन थियरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि डिविडेंड्स भी टोटल रिटर्न्स का सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं। अगर कोई स्टॉक रेगुलरली अच्छे डिविडेंड्स देता है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा वैल्यू जनरेट करता है। पार्ट 5, चैलेंजेस ऑफ फर्म फाउंडेशन थियरी। ए फ्लैट देखते हैं इस थियरी के कुछ चैलेंजेस। मलकील कहते हैं कि हर स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना इजी नहीं होता। मार्केट में कई बार अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं जो कंपनी के अर्निंग्स और ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू निकलना इजी नहीं होता, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। इस थियरी का एक और ड्रॉबैक ये है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। कई बार आपको लगता है कि आपने स्टॉक की ट्रू वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली है, लेकिन मार्केट की इरैशनल मूवमेंट्स और सेंटीमेंट के वजह से आप शॉर्ट टर्म लॉसेस फेस कर सकते हो। पार्ट 6, स्पेक्यूलेटिव बबल्स vs
फर्म फाउंडेशन मल्कियल ये भी पॉइंट करते हैं कि स्पेक्यूलेटिव बबल्स का फर्म फाउंडेशन थियरी से कोई लेना देना नहीं होता। जब लोग स्पेक्यूलेटिव बिहेवियर फॉलो करते हैं तो वो स्टॉक्स को उनकी ट्रू वैल्यू के बेसिस पे नहीं बल्कि मार्केट के हाइप पे खरीदते हैं। स्पेक्यूलेटिव बबल्स इक्वल्स हाइप ड्रिवन मार्केट मूव्स, लेकिन फर्म फाउंडेशन थियरी के इन्वेस्टर्स का बिलीफ होता है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में स्पेक्यूलेट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइसेस इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आ जाती हैं। यानी बबल्स एक दिन बर्स्ट होते हैं, लेकिन कंपनीज जो रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होती हैं। पार्ट 7 मल्कियल्स व्यू ऑन द फर्म फाउंडेशन थियरी। मल्कियल का ओवरऑल टेक ये है कि फर्म फाउंडेशन थियरी काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप स्पेक्यूलेटिव बबल्स और हर्ड मेंटालिटी से दूर रहना चाहते हो तो आपको स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना चाहिए और उस बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मल्कियल ये भी वर्णन करते हैं कि मार्केट कभी कभी इर्रेशनल हो सकता है और आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है टू सी द रिजल्ट्स ऑफ फर्म फाउंडेशन इन्वेस्टिंग। पेशेंस और डिसिप्लिन इक्वल्स की फॉर फर्म फाउंडेशन इन्वेस्टिंग। पार्ट 8 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो मल्कियल हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं फॉर अप्लाइंग फर्म फाउंडेशन थियरी। फोकस ऑन फंडामेंटल्स, हमेशा कंपनी के अर्निंग्स, डिविडेंड्स और ग्रोथ पोटेंशियल को स्टडी करो। अवॉइड द हाइप, मार्केट का इर्रेशनल बिहेवियर हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आपको हाइप से दूर रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू, फर्म फाउंडेशन थियरी तभी काम करती है जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हमेशा रहेंगे, लेकिन पेशेंस से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फोकस ऑन फंडामेंटल्स, अवॉइड द हाइप, थिंक लॉन्ग टर्म। कंक्लूजन, फर्म फाउंडेशन थियरी। तो गाइज, ये था चैप्टर 7 का समरी, द फर्म फाउंडेशन थियरी ऑफ स्टॉक प्राइसेस। यह चैप्टर लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक सॉलिड फ्रेमवर्क देता है। अगर आप स्टॉक्स के रियल वैल्यू को समझ के इन्वेस्ट करते हो तो आप स्पेक्यूलेटिव मार्केट्स के लॉसेस से बच सकते हो और लॉन्ग टर्म में सक्सेस पा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट्स में अपना व्यू बताओ। आप किस तरह इन्वेस्ट करते हो? टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो या फंडामेंटल एनालिसिस? लेट्स डिस्कस इन द कमेंट्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू 99 बुक्स, जहां हम डिस्कस करते हैं दुनिया की बेस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टिंग बुक्स के समरीज। आज हम कवर करेंगे बर्टन जी मल्कियल की ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट का चैप्टर 8, जिसका टाइटल है द कैसल इन द एयर थियरी। इस चैप्टर में मल्कियल एक दूसरे थियरी के बारे में बात करते हैं जो स्टॉक प्राइसेस को एक्सप्लेन करता है, और इस थियरी का नाम है कैसल इन द एयर थियरी। यह थियरी काफ़ी अलग है फर्म फाउंडेशन से। लेट्स गेट इनटू इट और समझते हैं ये थियरी कैसे काम करती है। पार्ट 1, द कैसल इन द एयर थियरी एक्सप्लेन्ड। तो गाइज, कैसल इन द एयर थियरी क्या कहती है? इस थियरी को पॉपुलराइज किया था जॉन मेनार्ड केन्स ने। थियरी यह कहती है कि स्टॉक प्राइसेस को आप इन्वेस्टर साइकोलॉजी के बेसिस पे समझ सकते हो, ना कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे। यानी इसके अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइसेस ऑफन रियलिटी या फंडामेंटल्स से दूर होते हैं और इन्वेस्टर्स बेसिकली एक इमेजिनरी कैसल बना लेते हैं अपने दिमाग में एक स्टॉक के फ्यूचर के बारे में। कैसल इन द एयर थियरी इक्वल स्टॉक प्राइसेस डिपेंड ऑन इन्वेस्टर साइकोलॉजी। इन्वेस्टर्स स्टॉक की ट्रू वैल्यू पे इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो स्टॉक को तब तक खरीदते रहते हैं जब तक उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी यूएस स्टॉक को खरीदते रहेंगे। यह थियरी स्पेक्यूलेटिव बबल्स और हाइप को एक्सप्लेन करती है। पार्ट 2, बिल्डिंग कासल्स इन द एयर। तो कैसल इन द एयर थियरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा और
एक्सप्लोर करते हैं। इमेजिन करो कि मार्केट में एक न्यू स्टॉक लॉन्च होता है। पहले कुछ लोग यूएस स्टॉक को खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे और इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। स्टॉक का प्राइस रैपिडली ऊपर जाता है, लेकिन ये प्राइस किसी सॉलिड फंडामेंटल बेसिस पे नहीं होता। स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन एंड इन्वेस्टर एक्साइटमेंट। इस प्रोसेस में इन्वेस्टर्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं और एक बबल क्रिएट करते हैं। हर इन्वेस्टर यह होप करता है कि वो अपने स्टॉक को उन लोगों को बेच देगा जो यूएस स्टॉक के फ्यूचर में ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बस इसी स्पेक्यूलेशन पे स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहता है जब तक वो बबल बर्स्ट नहीं होता। यानी इन्वेस्टर्स अपने दिमाग में कासल्स इन दी एयर बना लेते हैं, जो कभी कभी रियलिटी से काफ़ी दूर होता है। पार्ट 3 फेमस स्पेक्यूलेटिव बबल्स। मल्कियल इस थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फेमस स्पेक्यूलेटिव बबल्स का एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहला है ट्यूलिप मेनिया, जो 17वीं सेंचुरी में हॉलैंड में हुआ था। ट्यूलिप्स के बल्ब्स का प्राइस इतना बढ़ गया था कि लोग अपने घर बेचकर ट्यूलिप बल्ब्स खरीदने लगे। फिर एक दिन वो बबल बर्स्ट हो गया और सब लोगों ने अपना पैसा खो दिया। ट्यूलिप मेनिया इक्वल्स क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैसल इन द एयर थियरी। इसी तरह से .com बबल जो 1990s के एंड में आया था, वो भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इंटरनेट कंपनीज का स्टॉक प्राइस स्काईरॉकेट हो गया, लेकिन एक्चुअल बिजनेस फंडामेंटल्स वीक थे। जब बबल बर्स्ट हुआ तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ। यह स्पेक्यूलेटिव बबल्स हमेशा इन्वेस्टर एक्साइटमेंट और हर्ड बिहेवियर के वजह से बनते हैं, और ये मल्कील के कैसल इन दी एयर थियरी को जस्टिफाई करते हैं। पार्ट 4 द रोल ऑफ ग्रेटर फूल थियरी। इस थियरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेटर फूल थियरी। यह थियरी यह कहती है कि जब एक इन्वेस्टर कोई ओवरप्राइस्ड स्टॉक खरीदता है तो वो बेसिकली ये सोचता है कि उससे भी एक ग्रेटर फूल मिलेगा जो उस स्टॉक को उससे ज़्यादा प्राइस में खरीदेगा। ग्रेटर फूल थियरी होपिंग टू सेल स्टॉक टू एन इवन ग्रेटर फूल। इस तरह बबल ग्रो होता रहता है जब तक कोई और ग्रेटर फूल यूएस स्टॉक को खरीदने के लिए नहीं मिलता। इवेंचुअली जब बबल बर्स्ट होता है तो लास्ट इन्वेस्टर्स, जो इस रेस में सबसे पीछे होते हैं, उनको बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। पार्ट 5 कंपेयरिंग फर्म फाउंडेशन एंड कैसल इन द एयर। तो अब सवाल ये है कि फर्म फाउंडेशन थियरी और कैसल इन द एयर थियरी में क्या डिफरेंस है। फर्म फाउंडेशन थियरी कहती है कि स्टॉक प्राइसेस उसके फंडामेंटल्स जैसे अर्निंग्स, डिविडेंड्स और ग्रोथ रेट पे डिपेंड करते हैं। फर्म फाउंडेशन इक्वल्स फंडामेंटल्स मैटर। कैसल इन द एयर इक्वल्स इन्वेस्टर साइकोलॉजी मैटर्स। लेकिन कैसल इन द एयर थियरी यह कहती है कि स्टॉक प्राइसेस इन्वेस्टर साइकोलॉजी और मार्केट स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे बढ़ते हैं। दोनों अप्रोचेस का एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन कैसल इन द एयर थियरी स्पेक्यूलेटिव बिहेवियर और बबल्स को ज़्यादा फोकस करता है, जहां लॉन्ग टर्म वैल्यू से ज़्यादा शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट मैटर करता है। पार्ट 6 मॉकियल्स टेक ऑन कैसल इन द एयर थियरी। मल्कील कहते हैं कि जब इन्वेस्टर्स कैसल इन द एयर थियरी फॉलो करते हैं तो वो हमेशा एक बबल का रिस्क ले रहे होते हैं। मार्केट हमेशा रैशनली बिहेव कर सकता है, लेकिन एंड में जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो बर्स्ट होते ही हैं। स्पेक्यूलेटिव बबल्स आर बाउंड टू बर्स्ट। मल्कील कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसल इन द एयर थियरी के बेसिस पे इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। यह शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है, लेकिन अगर आप मार्केट के इरैशनल बिहेवियर पे डिपेंड कर रहे हो तो आपको लॉसेस फेस करने का हाई रिस्क होता है। पार्ट 7 प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स। हियर्स अ फुल यूट्यूब स्क्रिप्ट समरी फॉर चैप्टर 8 ऑफ ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट बाय बर्टन जी. Malkiel, written in a mix of Hindi and English.
WhatsApp style language. For your YouTube channel. Intro music start. On screen text. Welcome to 99 Books host. You. Hey guys. Welcome back to 99 Books, जहां हम डिस्कस करते हैं दुनिया की बेस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टिंग बुक्स के समरीज। आज हम कवर करेंगे बर्टन जी मलकील की ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट का चैप्टर 8, जिसका टाइटल है द कैसल इन द एयर थियरी। इस चैप्टर में मलकील एक दूसरे थियरी के बारे में बात करते हैं जो स्टॉक प्राइसेस को एक्सप्लेन करता है, और इस थियरी का नाम है कैसल इन द एयर थियरी। यह थियरी काफ़ी अलग है फर्म फाउंडेशन से। लेट्स गेट इनटू इट और समझते हैं ये थियरी कैसे काम करती है। म्यूजिक फेड आउट। पार्ट 1, द कैसल इन द एयर थियरी एक्सप्लेन्ड होस्ट। तो गाइज, कैसल इन द एयर थियरी क्या कहती है? इस थियरी को पॉपुलराइज किया था जॉन मेनार्ड केन्स ने। थियरी यह कहती है कि स्टॉक प्राइसेस को आप इन्वेस्टर साइकोलॉजी के बेसिस पे समझ सकते हो, ना कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे। यानी इसके अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइसेस ऑफन रियलिटी या फंडामेंटल्स से दूर होते हैं, और इन्वेस्टर्स बेसिकली एक इमेजिनरी कैसल बना लेते हैं अपने दिमाग में एक स्टॉक के फ्यूचर के बारे में। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। Castle in the air theory equals stock prices depend on investor psychology brain bar graph. Host. Investors स्टॉक की ट्रू वैल्यू पे इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो स्टॉक को तब तक खरीदते रहते हैं जब तक उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी यूएस स्टॉक को खरीदते रहेंगे। यह थियरी स्पेक्यूलेटिव बबल्स और हाइप को एक्सप्लेन करती है। पार्ट 2, बिल्डिंग कासल्स इन द एयर HOST। तो कैसल इन द एयर थियरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। इमेजिन करो कि मार्केट में एक न्यू स्टॉक लॉन्च होता है। पहले कुछ लोग यूएस स्टॉक को खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे और इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। स्टॉक का प्राइस रैपिडली ऊपर जाता है, लेकिन ये प्राइस किसी सॉलिड फंडामेंटल बेसिस पे नहीं होता। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन एंड इन्वेस्टर एक्साइटमेंट अपवर्ड ट्रेंड रोलर कोस्टर। होस्ट। इस प्रोसेस में इन्वेस्टर्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं और एक बबल क्रिएट करते हैं। हर इन्वेस्टर यह होप करता है कि वो अपने स्टॉक को उन लोगों को बेच देगा जो यूएस स्टॉक के फ्यूचर में ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बस इसी स्पेक्यूलेशन पे स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहता है जब तक वो बबल बर्स्ट नहीं होता। यानी इन्वेस्टर्स अपने दिमाग में कासल्स इन द एयर बना लेते हैं, जो कभी कभी रियलिटी से काफ़ी दूर होता है। पार्ट 3, फेमस स्पेक्यूलेटिव बबल्स। होस्ट। मलकील इस थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फेमस स्पेक्यूलेटिव बबल्स का एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहला है ट्यूलिप मेनिया, जो 17th सेंचुरी में हॉलैंड में हुआ था। ट्यूलिप्स के बल्ब्स का प्राइस इतना बढ़ गया था कि लोग अपने घर बेचकर ट्यूलिप बल्ब्स खरीदने लगे। फिर एक दिन वो बबल बर्स्ट हो गया और सब लोगों ने अपना पैसा खो दिया। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। Tulip mania equals classic example of castle in the air theory tulip downward trend. Host. इसी तरह से .com बबल जो 1990s के एंड में आया था, वो भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इंटरनेट कंपनीज का स्टॉक प्राइस स्काईरॉकेट हो गया, लेकिन एक्चुअल बिजनेस फंडामेंटल्स वीक थे। जब बबल बर्स्ट हुआ तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ। यह स्पेक्यूलेटिव बबल्स हमेशा इन्वेस्टर एक्साइटमेंट और हर्ड बिहेवियर के वजह से बनते हैं, और ये मलकील के कैसल इन द एयर थियरी को जस्टिफाई करते हैं। पार्ट 4, द रोल ऑफ ग्रेटर फूल थियरी। होस्ट। इस थियरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेटर फूल थियरी। यह थियरी यह कहती है कि जब एक इन्वेस्टर कोई ओवरप्राइस्ड स्टॉक खरीदता है, तो वो बेसिकली ये सोचता है कि उससे भी एक ग्रेटर फूल मिलेगा, जो उस स्टॉक को उससे ज़्यादा प्राइस में खरीदेगा।
On screen text. Greater fool theory. Hoping to sell stock to an even greater fool. Cold sweat smile bar graph. Host. इस तरह बबल ग्रो होता रहता है जब तक कोई और ग्रेटर फूल यूएस स्टॉक को खरीदने के लिए नहीं मिलता। इवेंचुअली जब बबल बर्स्ट होता है तो लास्ट इन्वेस्टर्स जो इस रेस में सबसे पीछे होते हैं उनको बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। पार्ट 5 कंपेयरिंग फर्म फाउंडेशन एंड कैसल इन द एयर HOST। तो अब सवाल ये है कि फर्म फाउंडेशन थियरी और कैसल इन द एयर थियरी में क्या डिफरेंस है। फर्म फाउंडेशन थियरी कहती है कि स्टॉक प्राइसेस उसके फंडामेंटल्स जैसे अर्निंग्स, डिविडेंड्स और ग्रोथ रेट पे डिपेंड करते हैं। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। फर्म फाउंडेशन इक्वल्स फंडामेंटल्स मैटर। कैसल इन द एयर इक्वल्स इन्वेस्टर साइकोलॉजी मैटर्स। होस्ट। लेकिन कैसल इन द एयर थियरी यह कहती है कि स्टॉक प्राइसेस इन्वेस्टर साइकोलॉजी और मार्केट स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे बढ़ते हैं। दोनों अप्रोचेस का एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन कैसल इन द एयर थियरी स्पेक्यूलेटिव बिहेवियर और बबल्स को ज़्यादा फोकस करता है, जहां लॉन्ग टर्म वैल्यू से ज़्यादा शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट मैटर करता है। पार्ट 6 मॉकियल्स टेक ऑन कैसल इन द एयर थियरी। होस्ट। मलकील कहते हैं कि जब इन्वेस्टर्स कैसल इन द एयर थियरी फॉलो करते हैं तो वो हमेशा एक बबल का रिस्क ले रहे होते हैं। मार्केट हमेशा रैशनली बिहेव कर सकता है, लेकिन एंड में जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो बर्स्ट होते ही हैं। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। स्पेक्यूलेटिव बबल्स आर बाउंड टू बर्स्ट कोलिशन मनी बैग। होस्ट। मलकील कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसल इन द एयर थियरी के बेसिस पे इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। यह शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है, लेकिन अगर आप मार्केट के इरैशनल बिहेवियर पे डिपेंड कर रहे हो तो आपको लॉसेस फेस करने का हाई रिस्क होता है। पार्ट 7 प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स। होस्ट। इस थियरी के कॉन्टेक्स्ट में मलकील इन्वेस्टर्स को कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देते हैं। बीवेयर ऑफ बबल्स। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक या मार्केट ओवरहाइप्ड है तो यूएसएस एक्साइटमेंट का पार्ट मत बनो। फोकस ऑन फंडामेंटल्स, चाहे मार्केट स्पेक्यूलेटिव हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनीज के फंडामेंटल्स हाई मैटर करते हैं। स्टे रैशनल। मार्केट का इरैशनल बिहेवियर आपको भी इरैशनल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको रैशनल और डिसिप्लिन्ड रहना है। बीवेयर ऑफ बबल्स। फोकस ऑन फंडामेंटल्स, स्टे रैशनल। कंक्लूजन। कैसल इन द एयर थियरी। तो गाइज, ये था चैप्टर 8 का समरी, द कैसल इन द एयर थियरी। इस थियरी ने हमें दिखाया कि स्टॉक प्राइसेस कभी कभी रियलिटी से दूर होते हैं और मार्केट काफ़ी स्पेक्यूलेटिव और इरैशनल हो सकता है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा बबल का रिस्क रहता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपना फोकस कंपनी के फंडामेंटल्स पे रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट्स में बताओ कि आप कैसल इन द एयर थियरी के बारे में क्या सोचते हो। आपने कभी स्पेक्यूलेटिव मार्केट बबल्स फेस किए हैं? Let's discuss in the comments below.